नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। खबरों के विश्लेषण के लिए मुंबई स्टूडियो से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरों को हमारी टीम ने शामिल किया है इस शो में चर्चा के लिए। पहली खबर बीमा कंपनियों से जुड़ी। बीमा कंपनियों के विलय की फिर से कोशिश हो रही है। विलय क्यों करना पड़ रहा है, क्या वजह है? पहले भी ये कोशिश हो चुकी है, फिर ये दोबारा कोशिश क्यों हो रही है, ये सब कुछ हम जानेंगे। दूसरी खबर इंडसइंड बैंक से जुड़ी। इंडसइंड बैंक के टॉप अधिकारी कर रहे थे इनसाइडर ट्रेडिंग। जी हां, बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है और ये कहिए शर्मनाक है। मतलब बैंक जिसे भरोसा कहते हैं, जिसे ट्रस्ट कहते हैं, और उसी के टॉप अधिकारी एमडी सीईओ लेवल के लोग अगर अपने ही बैंक में खबरों पर शेयर खरीदने बेचने लगे तो क्या कहेंगे इसे। इस खबर की पड़ताल करेंगे, ये मामला आखिर खुला कैसे। तीसरी खबर एफएमसीजी कंपनियों से जुड़ी। एफएमसीजी कंपनियों के लिए मार्च तिमाही सुस्त। जितनी ग्रोथ दिसंबर तिमाही में आई थी पिछले साल की तुलना में, उससे कम ग्रोथ दरअसल मार्च तिमाही में आई थी। शहर पहले से सुस्त थे, गांव भी ठंडे पड़ रहे हैं मांग के लिहाज से। क्या आउटलुक बनता है एफएमसीजी कंपनियों के लिए, ये जानेंगे आज की इस खबर में। इसके बाद की खबर बड़ी रोचक है। शेयर बाजार में कंपनियों के प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच रहे हैं और वो इतनी बेच रहे हैं कि हिस्सेदारी प्रमोटर्स की रिकॉर्ड लो पर आ गई है। क्या वजह है, क्या कर रहे हैं इस पैसे का जो हिस्सेदारी बेचकर मिल रहा है, उस पैसे का प्रमोटर्स कर क्या रहे हैं, ये जानेंगे। इसके बाद दिन की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा। जी हां, एक तरफ भारत से लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ मदद मांग रहा है, आर्थिक सहायता मांग रहा है, आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंचा है कि पैसा नहीं है, पैसा दे दीजिए। खतरा कितना बड़ा है डिफॉल्ट का, यह जानेंगे आज। युद्ध की रोशनी में दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत कैसी है, इसका जायजा लेंगे अंशुमान जी के साथ। और इसके बाद टैरिफ के बाद भी बढ़ गया चीन से निर्यात। ये इस खबर आपको बड़ी अजीब लग सकती है कि भाई टैरिफ इसलिए लगाए गए कि चीन से निर्यात घटे। ऐसा लग रहा था कि घटेगा, लेकिन टैरिफ के बाद भी चीन से निर्यात बढ़ कैसे गए, इस खबर की भी हम पड़ताल करेंगे आज बोनस पॉइंट में। पहली खबर बीमा सेक्टर से जुड़ी। बीमा सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को 100% करने से पहले सरकार नए सिरे से सरकारी बीमा कंपनियों के विलय की योजना पर विचार कर सकती है। विलय के जरिए सिंगल जर्नल बीमा कंपनी बनाने की योजना है ताकि एफडीआई लिमिट बढ़ने के बाद निजी कंपनियां और विदेशी बीमा कंपनियों के साथ टक्कर ली जा सके। सर, कौन कौन सी कंपनियां मर्ज करने की तैयारी है और इसे वापस क्यों लाया जा रहा है? शुभम, दो प्रमुख कारण हैं बीमा कंपनियों के विलय का प्रस्ताव दोबारा सरकार की मेज पर आने के लिए। जो चार प्रमुख कंपनियां हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इनको मिलाकर जनरल इंश्योरेंस की एक बड़ी कंपनी बनाई जानी है। जो लोग बीमा क्षेत्र की खबरों को करीब से समझ रहे हैं उन्हें पता है, पिछले 3 साल से सरकार इसकी कोशिश कर रही थी। बजटों से पहले थोड़ी गति दिखती है और उसके बाद इसे पीछे हटा दिया जाता है। पर अब दो तात्कालिक वजह आई हैं। पहली वजह तो ये आई है कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। ये फैसला अमेरिका के साथ ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने भारत में बीमा क्षेत्र के नियमों में उदारीकरण की मांग की थी और कहा था कि भारत में बीमा कंपनियों में भी सरकारी बीमा कंपनियों का दबदबा है, खासतौर से एलआईसी का दबदबा है, इसलिए निजी कंपनियों को भारतीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने में सुविधा नहीं मिलती है। और उसी की तरफ बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप को समझाने के लिए, मनाने के लिए भारत ने अपने यहाँ बीमा में निवेश की सीमा 100% बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत सरकार ने बीमा कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस देने शुरू किए हैं और एलआईसी, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का टेक ओवर किया है और वो हेल्थ इंश्योरेंस में आने वाली है। भारत में लाइफ इंश्योरेंस की पहली कंपनी है जो स्वास्थ्य बीमा में भी आएगी। ऐसी परिस्थिति में जनरल इंश्योरेंस का जो पूरा स्पेस है, जिसमें मोटर, हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आते हैं, ये डिसरप्शन में एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। और अब यहाँ सरकार को ये मजबूरी समझ में आ रही है कि इन कंपनियों को
एकजुट करके तैयार करके इनका एकीकरण करके इन्हें बड़ी कंपनी बनाई जाए, क्योंकि आने वाले समय में जनरल इंश्योरेंस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एलआईसी के साथ बाकी कंपनियां भी कंपोजिट लाइसेंस की तरफ जाएंगी और ऐसी स्थिति में ये कंपनियां बाजार में अपना हिस्सा नहीं बचा पाएंगी। दूसरी चीज है कि इनका एकीकरण करने के बाद उन्हें विदेशी निवेश लाने में सुविधा होगी। अगली खबर, घरेलू कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने इन बॉन्ड्स में निवेश के नियमों में ढील दी है। रिजर्व बैंक ने शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट की कैपिंग को हटाया है। नियमों में बदलाव को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश में कुछ कमी आई है। सर, क्या इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है? हाँ, कमी का आंकड़ा रिजर्व बैंक ने जारी किया है। पिछले साल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की हिस्सेदारी करीब 15 से 16% के आसपास थी, जो घट के अब 14 से 15% के आसपास रह गई है। दरअसल ये जो कैपिंग थी, इसके कारण विदेशी निवेशकों को अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स में निवेश करने में असुविधा होती थी। और इस समय जबकि भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव है, गिरावट है, विदेशी निवेशक धीमे धीमे वापस लौट रहे हैं। कुछ निवेश उनका हमें भारतीय बाजार में स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई होल्डिंग्स को बदला है, रिवाइज किया है, और इससे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में नए निवेश की संभावनाएं बनी है। रिजर्व बैंक का यह मानना है कि अगर ये सुविधा जल्दी से जल्दी लागू नहीं की जाती तो शायद विदेशी निवेशकों के निवेश पर असर पड़ सकता था। और अब कॉर्पोरेट बॉन्ड पर निवेश के बाद विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के बॉन्ड्स में सुविधा के साथ निवेश कर सकेंगे और उनको अपने निवेश की होल्डिंग्स को सही रखने में, उनकी मैच्योरिटी की होल्डिंग्स को और उनके विकल्पों को चुनने में मदद मिलेगी। अगली खबर इंडसइंड बैंक से जुड़ी। इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव कारोबार में गड़बड़ी को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में यह पता चला है कि बैंक पर ग्रांट थॉर्टन की ऑडिट रिपोर्ट में 2 पूर्व टॉप अधिकारियों की इनसाइडर ट्रेडिंग के संकेत मिले हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने इनसाइडिंग ट्रेडिंग की थी। बैंक के डेरिवेटिव कारोबार में 2000 करोड़ की गड़बड़ी के बाद इन दोनों अधिकारियों को इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो सर, इस तरह चल रहे हैं क्या भारत के बैंक की, मतलब शीर्ष अधिकारी ही ट्रेड कर रहे हैं, वही नियम बना रहे हैं, उन्हीं नियमों पर शेयरों की जो चाल आएगी उस पर वो सौदे कर रहे हैं, और सेबी दूसरी तरफ कोशिश ये कर रहा है कि भाई अगर कोई खबर आए तो आम इंसान ट्रेडिंग ना कर ले और वो बाद में उसका खंडन ना हो जाए। सर, कैसे आप देख रहे हैं और ये पता कैसे चला दरअसल कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी इंडसइंड बैंक में? शुभम, इंडसइंड बैंक और भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए शर्मिंदगी वाली खबर है। और ये बात पहले दिन से कही जा रही थी। हम लोग इंडसइंड बैंक को करीब से कवर कर रहे हैं और हम लगातार इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इंडसइंड बैंक के प्रबंधन में और बड़े अधिकारियों का इस पूरे मामले में शामिल होना पहले से ही सशंकित था। ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट आई, कंपनी अपने रिजल्ट से पहले, अकाउंट से पहले कंपनी के अधिकारी या बड़े अधिकारी मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। ये बात साबित हो गई। और भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में इनसाइडर ट्रेडिंग के कई मामले आए। अभी हमने एक मामला इनसाइडर ट्रेडिंग में ओला में भी देखा। पर बैंक के प्रबंधन की तरफ से, खासतौर से बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ की तरफ से बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग करने का यह सबसे अनोखा और सनसनीखेज मामला है। आंकड़े बता रहे हैं, जो मैं आपको पढ़कर स्क्रीन पर बता रहा हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो एम्प्लॉयज के शेयर का जो एम्प्लॉयज ट्रेडिंग का डेटा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, उस आंकड़े के हिसाब से मार्च 2024 से 2025 मार्च के बीच में सीईओ कठपालिया ने बैंक के करीब 3.3 मिलियन डॉलर के करीब 283 मिलियन रुपीस के शेयर्स बेचे, 3.3 मिलियन शेयर्स बेचे और करीब 102 मिलियन रुपीस के शेयर्स खरीदे हैं। जबकि खुराना ने करीब 320 मिलियन रुपीस के शेयर्स की में ट्रेडिंग की है। ये दोनों ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंडसइंड बैंक के हिसाब किताब में जो भी अंदर चल रहा था, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जो नुकसान हो रहा था या जो अकाउंटिंग में, माइक्रो फाइनेंस में भी गफलत पाई गई, इस सब की जानकारी बैंक के प्रबंधन ने ना तो पहले तो छिपाई निवेशकों से और रेगुलेटर से, दूसरा उसका फायदा उठाकर बाजार में ट्रेड भी किया। यह मामला बेहद गंभीर है और निवेशकों के भरोसे के लिए दरकार है कि भारत के दोनों रेगुलेटर्स को, स्टॉक रेगुलेटर्स और आरबीआई को, इस मामले पर कार्रवाई इस तरह से करनी चाहिए कि वो एक नजीर बन सके।
देश की एफएमसीजी कंपनियों के लिए मार्च तिमाही उत्साहजनक नहीं रही है। मार्च तिमाही के दौरान ग्रामीण मांग की ग्रोथ में कमी आई है। मार्च तिमाही में एफएमसीजी कंपनियों के लिए ग्रामीण मांग की ग्रोथ 8.4% रही है, जो दिसंबर तिमाही के दौरान 9.2% थी। शहरी डिमांड के मोर्चे पर पहले ही एफएमसीजी कंपनियां लंबे समय से जूझ रही हैं। सर, आंकड़ों को कैसे समझा जाए, क्या बता रहे हैं आंकड़े, और कैसे संकेत पकड़े जाएं भविष्य को लेकर एफएमसीजी कंपनियों के? शुभम, एफएमसीजी कंपनियों के लिए तस्वीर अच्छी होती नहीं दिख रही है। अभी हमने परसों ही कांतार की रिपोर्ट पर चर्चा की थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों में मांग थोड़ी बहुत बेहतर होने के संकेत थे, पर शहरी इलाकों में मांग लगातार गिरती दिख रही थी। और कम से कम 3 प्रमुख कंपनियों के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, डाबर के और कुछ और कंपनियों के। गोदरेज का गाइडेंस आ चुका है, वो सब शहरी मांग में कमी पर आधारित था। पर यह खबर इस मामले में चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर के आधार पर देखें, नीलसन का ये जो सर्वे आता है और महत्वपूर्ण सर्वे है, इसको बाजार काफ़ी गंभीरता से लेता है। एफएमसीजी इंडस्ट्री की जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें तेज गिरावट आई है। वॉल्यूम ग्रोथ 5.1% पर आ गई है, जो कि पिछले एक साल पहले के क्वार्टर में 6.1% थी। वैल्यू में ग्रोथ बढ़ी है ग्रामीण बाजार में। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में सस्ते सामानों की जिनकी अधिक मात्रा में बिक्री होती है, वो बिक्री नहीं हो रही है। हाँ, पर महंगे सामानों में जहाँ कीमतें बढ़ाई हैं, उनकी ग्रामीण इलाकों में बिक्री बढ़ती दिख रही है। वैल्यू में ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी के लिए अच्छी है, पर वॉल्यूम में ग्रोथ अनिवार्य है। जब तक उनके सामानों की बिक्री के नंबर्स नहीं बढ़ते हैं, मात्रा नहीं बढ़ती, तब तक उनकी बॉटम लाइन बेहतर होती नहीं दिखाई देती। निल्सन ये बता रहा है कि छोटे छोटे पैक्स की खरीद की डिमांड बढ़ रही है। कंपनियों के लिए बाध्यता है कि वो छोटे पैक्स लॉन्च करें, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। उनके पास जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, यानी जो ज़रूरी चीज़ों से अतिरिक्त खर्च करने के लिए जो चीज़ें होती हैं एफएमसीजी में, उन्हें वो नहीं खरीद रहे हैं। और रूरल मार्केट की स्थिति यह है कि करीब करीब 1/3 कंज्यूमर गुड्स की सेल्स ग्रामीण बाजार में होती है। तो ये पूरी तस्वीर बता रही है कि नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सारी कंपनियां जो अभी तक केवल अर्बन सेक्टर में या शहरों में मांग की कमी से जूझ रही थी, उन्हें अब आने वाले कुछ महीनों में ग्रामीण इलाकों में भी मांग की कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उम्मीदें की जा रही कि अगर मानसून बेहतर रहता है, अच्छा रहता है, तो शायद आने वाले महीनों में ग्रामीण इलाकों पर थोड़ा दबाव कम होगा। चलिए अगली खबर। शेयर बाजार में लिस्ट टॉप 500 कंपनियों में उनके प्रमोटर्स की होल्डिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तिमाही के दौरान टॉप 500 कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटकर 49.5% पर आ गई है, और बीती 4 तिमाही से इस होल्डिंग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2024 की मार्च तिमाही में कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी थी। तो सर, अब क्यों बेच रहे हैं? बीते 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी में एक तरीके से स्टेक बेच के और निकल रहे हैं? हाँ, निफ्टी 500 कंपनियों के आंकड़े में करीब 49% के आसपास आ गई है। 10 साल का न्यूनतम स्तर है, और पिछले साल से 1.4%, और तिमाही के आधार पर करीब 0.3% की कमी है। कारण बड़ा दिलचस्प है। प्रमोटर्स, जब इस समय मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ रहा है, प्राइमरी मार्केट मजबूत है, कंपनियों के स्टॉक्स का वैल्यूएशन भी बेहतर है, अगर हाल की उठापटक को देखें तो इस QIP के जरिए प्रमोटर्स और स्टेक्स के जरिए के लिए हिस्सा बेचकर पैसा जुटा रहे हैं, जबकि इसका इस्तेमाल वो कुछ अन्य नए निवेशों के लिए कर रहे हैं। और इससे दिखता है कि भारतीय प्रमोटर्स अब अपनी कंपनियों से ज़्यादा मुनाफा लेकर कुछ दूसरे निवेश के विविधीकरण के रास्तों की तरफ जा रहे हैं। सर, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, ये इस पैसे का दरअसल कर क्या रहे हैं? क्या इस पैसे से अगर वो चाहें तो कंपनी में प्लॉबैक करके बड़े एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई कंपनियां खरीद रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि इस पैसे का दरअसल हो क्या रहा है? अब चूंकि भारत में मांग नहीं है, एफएमसीजी के बारे में अभी हमने बात की, भारत में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी अधिकांश सेक्टर में क्षमता से काफ़ी कम है। डिमांड का परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है, स्लो डाउन की संभावना है। तो निवेशक इस पूंजी को वापस कंपनी में लगाने के बजाय
निवेश के अन्य रास्तों में ले जा रहे हैं। कई बार ये पूंजी प्राइमरी मार्केट में जा रही है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में, ट्रेजरी ऑपरेशंस में जा रही है, और कई बार ये फैमिली ऑफिस के जरिए विदेश के कई हिस्सों में भी निवेश के लिए जा रही है। आंकड़े में ये बता रहे हैं कि एनबीएफसी, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से सबसे ज्यादा प्रमोटर्स ने शेयर बेचे। ये वही बात शुभम उसी तरफ इशारा करती है कि ये वो सेक्टर है जो इकोनॉमी में ग्रोथ के साथ जुड़ते हैं सीधे। टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे ग्रोथ के साथ जुड़ते हैं, और इसलिए जबकि ग्रोथ की संभावना नहीं है, बाजार कमजोर है, तो निवेशकों ने प्रमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी के शेयर की में मुनाफा वसूली की है, क्योंकि बाजार में उन्हें कीमतें अच्छी मिल रही हैं। जबकि टेक, तेल गैस, कंज्यूमर और ऑटोमोबाइल में अभी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बनी हुई है। चलिए अगली खबर। कोरोना काल के दौरान देश में हुई मौतों को लेकर फिर से चर्चा है। हाल में रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से देश में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों पर जारी रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2021 के दौरान देश में 1 करोड़ से ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं, और यह आंकड़ा 2020 में हुई मौतों के करीब 26% ज़्यादा है। वहीं 2020 की तुलना में अगर 2019 की में हुई मौतों के आंकड़े से तुलना की जाए तो मौतों में 7% की भी बढ़ोतरी नहीं थी। तो सर, क्या कोविड के दौरान जो मृत्यु हुई उनको छुपाया गया? यह सवाल उस समय से बराबर पूछा जा रहा था और सरकार इसका जवाब नहीं दे रही थी। अंततः सरकार के आंकड़ों ने वो सच खोल दिया जो हमारे सामने आया। 2 सीआरएस और एसआरएस के जो डेटा सामने आए हैं, उन आंकड़ों से, जिसमें कि में डेथ और बर्थ के सर्टिफिकेट का पंजीकरण होता, और ये भी चौंकाने वाला है। पहले मोटा आंकड़ा समझें कि सरकार ने भारत में कोविड से कितनी मौतों को सच माना था और कितनी मौतों को आंकड़ों में बताया था। 8 मई 2025 तक जो आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध था, उसमें कोविड-19 से भारत में करीब 5,33,000 मौतों का, 5,33,665 मौतों का जिक्र था, जो आपको हम डेटा पॉइंट में दिखा रहे हैं। लेकिन 2021 में जो रजिस्टर्ड मौतें आई वो 2020 के आंकड़े से 21 लाख ज़्यादा थी। यहाँ में ये भी ध्यान देना जरूरी है कि 2020-21 में WHO ने भारत में 47 लाख मौतों के आंकड़े की बात कही थी, जो आधिकारिक आंकड़ा था उससे 10 गुना ज़्यादा था, और उसका सरकार ने विरोध किया था। भारत में काफ़ी विरोध हुआ था और ये कहा था कि WTO ने भारत में कोविड के प्रकोप के असर को बढ़ा चढ़ाकर और मौतों को दिखाया है। लेकिन अब सरकारी आंकड़े, सीआरएस और एसआरएस का डेटा आया है, इसके हिसाब से अगर इसमें WTO के अनुमान को जोड़ लिया जाए तो भारत में असल मृत्यु सरकारी आंकड़े से 5 से 10 गुना ज़्यादा औसत थी। कई राज्यों में कोरोना की मौतों की गिनती के आंकड़ों में गड़बड़ हुई है, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी। सीआरएस के डेटा में 1.2 करोड़ मृत्यु दर्ज की गई हैं, जो सामान्य मौतें जो साल भर में होती हैं उससे करीब 18.75 लाख ज़्यादा है। जबकि 2021 में 21 लाख से ज़्यादा एडिशनल डेथ्स दर्ज की गई थी, जो सामान्य मृत्यु दर से काफ़ी ज़्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ राज्यों में बड़ी गफलत पाई गई आंकड़ों में दिखाई देता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मृत्यु कोविड से मृत्यु आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना ज़्यादा मिली है। इन आंकड़ों में खासतौर से गुजरात में 33 गुना ज़्यादा मौतें आंकड़े दिखा रहे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में मौतें काफ़ी कम दिखाई गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने का असर शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। दिन के कारोबारी सत्र में निफ्टी 24,000 के स्तर पर दरअसल झूलता नजर आया, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बाजार में दुविधा दिखी। सेंसेक्स के लिए वो आंकड़ा 79,000 का था। कंज्यूमर ड्यूरेबल और PSU बैंक इंडेक्स को छोड़ सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, और जो विक्स था, जो अस्थिरता को दर्शाता है, वॉलेटिलिटी को दर्शाता है बाजार में, उसमें तेजी दिखी। एक समय पर विक्स 5% से ज़्यादा उछल गया। सर, एक चीज़ जो बड़ी बाजार में इस समय टॉप ऑफ द माइंड लोगों के जो सवाल है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है। बाजार में जो गिरावट की आशंका थी वो बड़ी गहरी बताई जा रही थी कि बाजार जब खुलेंगे तो तेज़ गिरावट आ सकती है, बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बीते 3 दिन में बाजार लगातार अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे होल्ड कर रहा है, एक स्थिति से ज्यादा नीचे गिर नहीं रहा है। क्या कारण है? क्या आपको लगता है गिरावट और ज्यादा हो सकती थी जो नहीं हुई?
दो तीन बड़ी दिलचस्प सा घटनाक्रम है। बाजार को पैनिक देने वाले सबसे बड़े घटनाक्रमों में भारत और पाकिस्तान का टकराव है, लेकिन इसे बाजार ने इस बार कुछ दूसरे तरह से देखा। जो बात बाजार के भीतर से जो ट्रेडर और इन्वेस्टर उनसे बातचीत के हमें समझ में आई, तनाव चरम पर है। टकराव भारत जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंच गया है। भारत की तरफ से लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने का या नेस्तनाबूद करने की सूचना दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन और मिसाइल के हमले कई हिस्सों में किए गए, लेकिन इसके बाद भी बाजार को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके लिए देजावू जैसी स्थिति है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरीके के टकराव नए नहीं है। कारगिल के बाद अलग अलग वर्षों में इस तरीके के टकराव होते रहे हैं, जिनमें कि एक निर्धारित समय तक दोनों देशों के बीच में गोलीबारी चलती है, जान माल का नुकसान भी होता है और फिर चीजें धीमे धीमे वास्तविकता की तरफ जाती हैं। तो पहली चीज तो ये कि बाजार ने ये समझने की कोशिश की कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी किसी बड़े युद्ध की, किसी बड़े एस्केलेशन की संभावना नहीं है। तो इसलिए उतनी ही गिरावट आई जितनी सामान्य दिनों में किसी दूसरी खबर के कारण, किसी दूसरी ऐसी ही बड़ी खबर के कारण गिरता है। टैरिफ के कारण हमने देखा था या बाकी परिस्थितियों के कारण देखा था। इसके बजाय बाजार ने अपने आप को तमाम पॉजिटिव खबरों के सहारे होल्ड करने की कोशिश की। और ये दरअसल जितनी चर्चा भारत पाकिस्तान के बीच टकराव की, कन्फ्लिक्ट की हमको बाहरी मीडिया में दिखती है, बाजार की सहन शक्ति उससे ज्यादा मजबूत हमें दिखाई दी। और इसलिए जो आपका सवाल सही है कि कल शाम तक इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी, खासतौर से कल रात तक इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि शायद भारतीय बाजार बुरी तरह टूटेंगे, काफी गिरेंगे। लेकिन हमने पिछला भी प्रकरण देखा, इससे पहले के मौकों पर भी जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव होता है तो बाजारों में थोड़ी गिरावट आती है और उनमें तेज रिकवरी आती है। तो वो सिनेरियो जो दूसरा वाला सिनेरियो है, जिस सिनेरियो में किसी बड़े फुल स्केल वार की संभावना है, वो आज तक नहीं दिखाई दी। आज भारत की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं दी गई, पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं दी गई। बाजार की सब केवल चिंता की वजह आज ये थी कि किसी दुनिया की बड़ी किसी महाशक्ति ने इस मामले में मैं भी अपने आप को शामिल करने की बात नहीं कही। अमेरिका ने भी इस पूरे मामले को अलग कर लिया और बयान देकर कहा कि दोनों देशों को अपने को डिस्केलेट करना चाहिए। तो बाजार में वो डर या वो खौफ नहीं था जिस तरीके का खौफ हम बाहर बैठे हुए लोग उम्मीद कर रहे थे। सर, क्या यही वजह है कि एफआईआईज की भी तरफ से लगातार खरीदारी 15 सत्र 16 सत्र हो गए, एफआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 2-2 हज़ार करोड़ की खरीदारी एक दिन में आ रही है। क्या वजह है इस बड़ी खरीदारी का एफआईआईज की तरफ से? एफआईआईज की खरीदारी की एक तो वजह है कि भारतीय रुपए में डॉलर की कमजोरी उन्हें अपने निवेश को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर कर रही है। एफआईआईज के भारतीय बाजार में निवेश की बड़ी वजह, अगर एफआईआई के निवेश को आप भीतर से जाकर देखें तो एफआईआईज भारतीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित कंपनियों में उतना निवेश नहीं कर रहे हैं, यानी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह एफएमसीजी में भी गिरावट है, बाजार में मांग में कमी है। लेकिन हाँ, इसके बाहर जो निर्यात आधारित कंपनियां हैं, जो मजबूत कंपनियां, वो निवेश कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि डॉलर की कमजोरी विदेशी निवेशकों को अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रेरित कर रही है और इसलिए नए अलग अलग ज्योग्राफीज में निवेश बढ़ाया जा रहा है। डॉलर में अगर मजबूती लौटती है, जिसकी संभावना बनती दिख रही है, चीन और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई है, यूके और यूएसए के बीच में संधि हुई है, अमेरिका के बाजारों में थोड़ी हलचल है। अगर कोई बड़ी मजबूती लौटती है तो शायद ये परिस्थिति दूसरी तरफ जाएगी, नहीं तो एफआईआईज की वापसी मजबूत दिखती है इस स्थिति में, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का खतरा स्पष्ट रूप से है। स्टैगफ्लेशन के खतरे का असर करेंसी पर और बाकी संभावनाओं पर पड़ेगा, जो बात फेडरल रिजर्व ने अपनी मौद्रिक समीक्षा में भी, जो बैठक थी परसों, उसमें भी कही है। तो विदेशी निवेशक निष्प्रभावित है, उन्हें लग रहा है कि ये टकराव है, बड़ा टकराव है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय बाजार में भारतीय कंपनियों की मजबूती के आधार पर उनमें निवेश जारी रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है और अब भारत के साथ तनाव बढ़ने की वजह से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अन्य खर्च रोककर युद्ध पर खर्च बढ़ाना और अब पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है। आशंका जताई जा रही है पाकिस्तान एक बार फिर से कर्ज पर डिफॉल्ट कर सकता है। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर का मानना है कि पाकिस्तान के सामने क्रेडिट रिस्क पैदा हो सकता है। सर, कितने गहरे जोखिम में है पाकिस्तान इस समय?
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वास्तव में गहरे जोखिम में। भारतीय शेयर बाजार की स्थिति आप देख रहे हैं, संभावनाओं से या आशंकाओं के विरुद्ध भारतीय बाजार ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान में खतरा बढ़ा है। एसएनपी ने ये कहा है, एसएनपी की जो ताज़ी रिपोर्ट आई है आज उसमें उसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए जोखिम की चेतावनी दी है, पर पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का जोखिम है और इसकी वजह हमें समझना पड़ेगा। एक तो भारत की मिसाइल का ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है उसमें पाकिस्तान के लिए के बजट पर और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही कम है, कर्ज ज्यादा है, आईएमएफ पर निर्भरता है। आईएमएफ की बैठक भी आज की ही दिन चल रही है जहां पाकिस्तान अपने लिए नए कर्ज की कोशिश करेगा। करेंसी डावाडोल है, शेयर बाजार में भारी गिरावट हमें दिखाई दी है। ऐसी स्थिति में जबकि पाकिस्तान सीधे तौर पर एक युद्ध में उलझा हुआ है, आतंकवाद को पोषण देने के जो प्रमाण है वो और ज़्यादा खुलकर सार्वजनिक हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए अब नए कर्ज की संभावना सीमित होती जा रही है। विदेशी निवेशकों के निकलने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा असर पड़ने वाला है और एसएनपी ने और मूडीज दोनों ने किसकी तरफ इशारा किया है। एसएनपी ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ रखी, जो काफ़ी निचली रेटिंग है, लेकिन अगर ये टकराव एक महीने तक खिंच गया, हल्का फुल्का भी टकराव एक महीने तक खिंच गया और शुभम पाकिस्तान को आईएमएफ की मदद नहीं मिली, जिसकी संभावना कम दिखाई देती है, तो पाकिस्तान के करेंसी पर बुरा असर पड़ेगा और पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का जोखिम है, ऐसा बाजार और निवेशक मान रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इससे पहले तमाम मौकों पर कभी आईएमएफ की मदद से, किसी की मदद से डिफॉल्ट होने की स्थिति को टालता रहा है। कर्ज तो कई बार मिला, आईएमएफ पाकिस्तान दुनिया में आईएमएफ से बेल आउट लेने वाले देशों में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा बार बेल आउट आईएमएफ से लिया गया, लेकिन अब वहाँ डिफॉल्ट का खतरा है। यानी युद्ध या ये जो दुस्साहस है ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी पड़ रहा है, ऐसा आंकड़े हमें दिखा रहे हैं। सर, आईएमएफ मदद करेगा? आपको लगता है कि जो मौजूदा परिस्थिति है, ठीक है, आईएमएफ भी जो कर्ज देने वाला है, चलिए आईएमएफ को छोड़ भी दीजिए, अगर हम आम इंसान के लिहाज से भी देखें तो कर्ज लेने से पहले क्या देखेंगे? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को कर्ज देना चाहेंगे जो इतने संकट से पहले ही जूझ रहा है और संग में युद्ध और मोल ले लिया है? ये बात था, आईएमएफ जब भी पाकिस्तान आईएमएफ के पास कर्ज लेने जाता है तो प्रश्न बार बार उठते हैं। आईएमएफ पाकिस्तान में सैन्य शासन है, डेमोक्रेसी की कमी है, सेना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, आतंकवाद से संबंध स्थापित हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई मजबूती नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को दुनिया के कई देशों के सहयोग से, समर्थन से आईएमएफ से बेल आउट मिल जाता है। पर इस बार परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। भारत ने भी आईएमएफ में अपनी तरफ से विरोध दर्ज कराया है और मौजूदा परिस्थिति में आईएमएफ को भी ये दिख रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में, किस तरीके के टकराव में भारत के साथ उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस बार इस बात की उम्मीद कम है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का बेल आउट मिलेगा। अगर इस युद्ध से परे भी हटा दें तो आईएमएफ ने कई शर्तें रखी थी पाकिस्तान पर अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की, अपने राजकोषीय घाटे को कम करने की, उसमें से कई शर्तें पूरी भी नहीं हुई हैं, तो एक और वजह है। और इसलिए आपको ध्यान होगा कि आज पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था में बुरी हालत का ऐलान करते हुए आईएमएफ ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से भी मदद की गुहार की और ये कहा है कि वर्ल्ड बैंक से भी मदद दी जाए। हालांकि वर्ल्ड बैंक ऐसी परिस्थितियों में विश्व बैंक ऐसी परिस्थितियों में मदद दे सकता है या नहीं ये देखना होगा। पाकिस्तान की उम्मीद ये है कि उसे ऐसी परिस्थिति में चाइना से या मिडिल ईस्ट के देशों से आर्थिक मदद मिल सकती है। और इसका इतिहास है कि आईएमएफ के बेल आउट से पहले, आईएमएफ का पिछला बेल आउट जब फंस रहा था उस समय चीन ने अपनी तरफ से मदद की थी। तो अभी देखना होगा कि क्या चीन इस समय, जिसके हथियार भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और दिलचस्प रूप से चीन के हथियारों का ये पहला बड़ा प्रयोग है जो भारत और पाकिस्तान के बीच इस टकराव में दिख रहा है। और दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के बने हुए ड्रोन, चीन के बने हुए जेट, चीन की बनी हुई मिसाइलें कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। तो पाकिस्तान की निर्भरता इस वक्त सबसे अधिक चीन पर होगी। अगर चीन उसे कोई आर्थिक मदद दे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा हमने कहा कि आंकड़े ये बता रहे हैं, रेटिंग एजेंसियां ये मान रही हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में डिफॉल्ट कर सकता है। बिल्कुल, ये जो दोस्ती है ये कितने काम की है पाकिस्तान और चीन की, इसका ये एक बड़ा मौका हो सकता है कि अगर आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने गुहार नहीं सुनी पाकिस्तान की तो क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। दूसरा सा सवाल भारत की दृष्टि से भी देख लें,
क्या आपको लगता है कि भारत के लिए कितना जोखिम है क्रेडिट रेटिंग पर, अगर आप देखें, सॉवरिंग रेटिंग पर देखें या बजट के लिहाज से देखें, भारत के लिए आप कितना जोखिम मान रहे हैं मौजूदा परिस्थिति को? बाजार और रेटिंग एजेंसियां ये मान रही हैं कि ये तनाव 2-3 हफ्ते तक चलेगा। इस तरीके के की झड़प, सीमा पर टकराव होते रहेंगे और उसके बाद चीजें धीमे धीमे ठंडे होना शुरू होंगी। और इतनी तक परिस्थिति के लिए, 15 दिन और 1 महीने की परिस्थिति के लिए भारतीय बाजार में, शेयर बाजार और रुपए में अस्थिरता रह सकती है। हम विक्स देख रहे हैं अपने सामने, विक्स में तेज उतार चढ़ाव है, ये होता रहेगा। जैसे जैसे खबरें मोर्चे से आती रहेंगी होता रहेगा। रुपए पर खासा दबाव था, रुपया कल तेजी से गिरा, आने वाले समय में भी रुपए में गिरावट हो सकती है। बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत को रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ेगा, वो वैसे ही काफी बढ़ा हुआ है और अभी तात्कालिक तौर पर इस बजट पर तो कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है। तो एजेंसियां ये मान रही हैं कि फिलहाल भारत की रेटिंग को लेकर कोई दबाव नहीं। भारत की जो रेटिंग बनी हुई है वो BBB है, पॉजिटिव आउटलुक है, BBB- है। पाकिस्तान की रेटिंग CC+ है और है, स्थिर है। तो अभी भारत की साख पर, रेटिंग पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये फ्लेयर अप करता है, ये एस्केलेट करके किसी बड़े और सीधे टकराव की तरफ चला जाता है, तब फिर वो सिनेरियोज चर्चा में आएंगे जिन पर हमने पिछले दिनों बोनस पॉइंट में चर्चा की थी, और जहां फिर भारत के GDP पर 1 से 1.5% के असर पड़ने की संभावना है, जो लग रहा है। अगर ये बड़े पैमाने पर युद्ध होता है और लंबा टकराव और गहरा टकराव होता है, उस स्थिति में फिर भारत की साख को, रेटिंग को लेकर पर चिंता भी बनेगी और रेटिंग एजेंसियां अपना आउटलुक भी देंगी। कि फिलहाल ये मान रहे हैं कि भारत के लिए सॉवरेन जोखिम नहीं है, कॉर्पोरेट जोखिम नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क मौजूद है बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए। बिल्कुल। तो अभी अगर 10-15 दिन तक ये युद्ध चलता है और उसके बाद ठंडा पड़ता है, तो सॉवरेन रेटिंग या आपके कॉर्पोरेट रेटिंग या बाजार में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हाँ लंबा छिड़ता है तो सिंपल सी बात है कि फिर आगे तकलीफ बढ़ेगी। हम रिविजिट करेंगे, हर दिन आपको बताएंगे कि कहाँ क्या मूव हो रहा है। अगली खबर, भारत और यूके के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते में कार्बन टैक्स का मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। सरकारी अधिकारी के हवाले से छपी एक खबर में ये पता चला कि भविष्य में यूके की तरफ से अगर भारत में से इंपोर्ट पर कार्बन टैक्स लागू होता है तो भारत को उस पर जवाबी कार्रवाई का अधिकार होगा। FTA में यूके से विस्की इंपोर्ट पर MIP की शर्त लागू नहीं हुई है और FTA की लिखित मसौदा अगले 3 महीने में जारी होगा। सर, ये नहीं हुआ है, वो होगा, इस पर अभी बातचीत नहीं बनी है, क्या जल्दबाजी में कर लिया ये FTA? इस FTA पर जब हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे बोनस पॉइंट पे, तब हमने इस बात का संकेत दिया था कि भारत ने जो 3 महत्वपूर्ण संकेत आए जिनसे ये लगता है कि संधि पकी नहीं थी, पकने से पहले ही इसकी घोषणा हो गई। जैसे मसौदा और ड्राफ्ट ही नहीं उपलब्ध है अभी, तो हम संधि के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं वो केवल ऑफिशियल सोर्सेज से प्रेस रिलीज के जरिए आ रही। इस तरीके की संधियों में कई किंतु परंतु होते हैं, बिटवीन द लाइन्स होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी होता है। वो अभी तक नहीं आया, वो कुछ हफ्ते बाद आएगा। 3 महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु जो बता रहे हैं कि बातचीत पूरी तरह पकी नहीं थी। पहली बात जो शुभम आपने बताई कि कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को लेकर भारत और यूके के बीच आखिरी समय तक टकराव था, जिसे हमने बोनस पॉइंट पर रिपोर्ट किया था। उसके 24 घंटे बाद इस संधि के सहमत हो जाने की घोषणा की गई थी और उस घोषणा में कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म का जिक्र नहीं था। 3 या 4 चैप्टर्स को संधि से बाहर रखा गया था। यह सबसे बड़ा और सबसे जटिल मुद्दा है जिस पर यूके समझौता करने की स्थिति में नहीं है कि जिन उद्योगों से भारत में कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है उनके निर्यात पर टैक्स लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। और चूंकि भारत के लिए 85 से 90% निर्यात इस FTA के दायरे में है और उसमें से अधिकांश निर्यात कहीं ना कहीं एनर्जी की, ऊर्जा की खपत करते हैं, तो ये कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म का जो पूरा दायरा है कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाज हमें नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट में इसका कोई स्पष्ट जिक्र अभी तक नहीं किया गया। तो पहला मुद्दा तो ये था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उस दिन, डील के दिन, हमने अपने विश्लेषण में बोनस पॉइंट में चर्चा में लाए थे, वो ये था कि ये डील 10 साल में लागू होगी, यानी बहुत लंबा समय लगेगा। 85% टैरिफ लाइंस जो इस संधि के दायरे में आती हैं, भारत की निर्यात की टैरिफ लाइंस, उन पे धीमे धीमे क्रमशः ड्यूटीज जीरो ड्यूटी में की स्थिति में जाएंगी। इसमें 10 साल का समय लगेगा। एक कोटा सिस्टम भी लागू किया गया है, उसको भी सामने आने में समय लगेगा। और इसी तरह से ब्रिटेन के सामानों पर भी, तमाम सामानों पर ड्यूटी में कमी में लंबा समय लगेगा। लेकिन विस्की और ऑटोमोबाइल 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर ब्रिटेन के सामानों पर ड्यूटी तेजी तुरंत कम होने की संभावना है। तो अभी इसकी परतें खुल रही हैं। कल हमें यह भी
सूचना मिली कि ब्रिटेन की सरकार और विपक्ष इस संधि पर दो हिस्सों में बंट गए हैं। विपक्ष का ये कहना है कि जो भारतीय कर्मचारियों के लिए इसमें डबल कंट्रीब्यूशन डील की गई है, जिससे कि वो उन कामगारों की लागत सस्ती हो जाएगी, और ब्रिटेन के कर्मचारियों के लिए यूके के कर्मचारियों के लिए को काम मिलना मुश्किल होगा। ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, कंजर्वेटिव्स कैसे इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ब्रेग्जिट इसी मुद्दे पर हुआ था कि यूरोप के लोग ब्रिटेन में आकर नौकरी कर रहे हैं। ये हमें देखना होगा इस घटनाक्रम को, लेकिन फिलहाल तो ये डील स्पष्ट है, हो गई है, इसकी घोषणा भी हो गई है, इसके ड्राफ्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन पर सहमति नहीं बनी है और उन्हें किनारे करके किसी तरह से एक मोटी मोटी सहमति बनाने की कोशिश की गई है। सर, दूसरी तरफ यूएस और यूके के बीच भी जो घोषणा हुई है, जो एक ड्राफ्ट सामने आया है, अनवील हुआ है पूरा प्रोग्राम, उसके क्या फाइन डिटेल्स हैं उस डील के, उस एफटीए के कहा जाए? ये दिलचस्प है। एक तो पहली चीज, ये एफटीए नहीं है ब्रिटेन और यूएसए के बीच, यूके यूएसए का एफटीए नहीं है, बल्कि सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम करने का समझौता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी उपलब्धि बताया है। इसमें ऑटो, स्टील, एल्यूमिनियम, इथेनॉल और छोटे मोटे कृषि उत्पाद शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में यूके के कार इंपोर्ट पर अब टैरिफ 10% रह जाएगा, यानी 27-27.5% से, जिसका सबसे बड़ी जरूरत थी यूके को कि अपने कार मार्केट को बढ़ा सके। देखिए, भारत के साथ भी डील में यूके ने एक ठीक ठाक हिस्सा हासिल कर लिया, ईवीज को लेकर और इंपोर्ट को लेकर, और अमेरिका के बाजार के लिए भी हासिल कर लिया। यूके में स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ खत्म हो गए। इस डील के तहत अमेरिका के सामानों पर औसत टैरिफ 5 से 1.8% रहेगा। डिजिटल सेवा कर कम रहेगा। दरअसल इस डील के और सारे पहलू भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अमेरिका के लोगों के लिए और दुनिया भर के निवेशकों के लिए इस संकेत में गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टैरिफ व्यवस्था के तहत ये पहली डील की है, जिसमें 10% का जो बेसिक टैरिफ है उस टैरिफ से भी समझौता किया गया। जैसे स्टील और एल्युमिनियम पर उसे खत्म कर दिया गया, ऑटोमोबाइल पर 10% टैरिफ रखा गया है। ट्रंप इसके जरिए जिस टैरिफ के जरिए वो अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहते थे, उसकी सफलता अब संदिग्ध दिखाई देती है। 57 देशों पर टैरिफ के बाद ये पहला कदम है, और इससे ये संकेत मिलता है कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की डील के लिए जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने कल ये बात कही और जोर देकर कही कि ये डील मॉडल डील नहीं है, ये केवल यूके और यूएसए के लिए बनाई गई थी। जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, उनके लिए अलग डील बनाई जाएगी। इनका इशारा चीन और भारत की तरफ था। सर, चीन का आपने जिक्र किया तो एक खबर और आई कि चीन के कस्टम विभाग के मुताबिक अप्रैल के दौरान उसकी एक्सपोर्ट ग्रोथ 8.1% रही। चीन से एक्सपोर्ट में यह बढ़ोतरी तब हुई है जब अमेरिका ने उसके ऊपर भारी टैरिफ लगा रखे हैं। ये हुआ कैसे सर कि जब टैरिफ की बात चल रही है उसके बाद भी चीन में इतना बड़ा एक्सपोर्ट? दो चीजें हैं इसकी वजह। एक तो ये इस एक्सपोर्ट के आंकड़े उन ट्रांसशिपमेंट हब से आए हैं जो टैरिफ लागू होने से पहले जहां माल पहुंच चुका था, और आमतौर पर ट्रांसशिपमेंट हब में जब कोई सामान पहुंच जाता है तो वो टैरिफ के बदलावों से अलग रहता है। तो इसलिए ये जो बड़ी ग्रोथ दिखाई दी हमें, ये ग्रोथ उस ट्रांसशिपमेंट हब के कारण हुई। इसके अलावा टैरिफ लागू होने से पहले जो ऑर्डर्स बुक कर लिए गए थे, चीन के साथ जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे कंपनियों के साथ, उनके निर्यात के कारण चीन के निर्यात में हमें ये तेज बढ़ोतरी दिखाई दी है। माना जा रहा है कि टैरिफ का असली असर अगले 1-2 महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा, और इसीलिए चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्टिमुलस देने की और बाकी तमाम कोशिशें की हैं, जिससे कि आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट रोकी जा सके। और चीन के बारे में जो कल आकलन आए हैं, उनमें सारे आकलन चीन की आर्थिक विकास दर को डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए, तमाम खबरों की विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को शाम 7 बजे बोनस पॉइंट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।